Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel कमाल अहमद परफेक्ट क्लासेज बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आज हम एल्कोहलिज्म का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, इफ़ेक्ट ऑफ एल्कोहल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था एल्कोहलिन केयर या एल्कोहल एब्यूज़ के बारे में कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या है एल्कोहल, कैसे फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। आज उसी एल्कोहलिज्म के दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इफ़ेक्ट ऑफ एल्कोहल। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू किया जाए। इफ़ेक्ट ऑफ एल्कोहल। प्यारे, अगर हम बात करें उसके इफ़ेक्ट ऑफ एल्कोहल की, तो आप ध्यान रखेंगे एल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है वो उसके एल्कोहल ब्लड एल्कोहल लेवल पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हम एल्कोहल के प्रभाव की बात करें तो ब्लड एल्कोहल की लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है, और जो प्रदर्शित की जाती है ग्राम पर 100 ml ब्लड से। मतलब ब्लड एल्कोहल की लेवल पर डिपेंड करता है क्या इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, जो रिप्रेजेंट की जाती है किस पे, वो ग्राम पर 100 ml ब्लड पर। फिर से सुनिए, रिप्रेजेंट की जाती है किस में, ग्राम पर 100 ml ब्लड। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं 1 ग्राम ब्लड एल्कोहल लेवल। अगर हम 1 ग्राम ब्लड एल्कोहल लेवल की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि 100 ml ब्लड में, क्या 100 ml ब्लड में 1 ग्राम ब्लड एल्कोहल लेवल का मतलब होता है कि 100 ml ब्लड में 1 ग्राम एल्कोहल की मात्रा। समझे आप? 1% ब्लड एल्कोहल का मतलब ये होता है, 1% ब्लड एल्कोहल का मतलब ये होता है कि 100 ml ब्लड में 1 ग्राम एल्कोहल की मात्रा। समझे? यहां पे मैं बात फिर से कर दूं कि इफेक्ट ऑफ एल्कोहल किस पे डिपेंड करता है, ब्लड में एल्कोहल लेवल की, जो रिप्रेजेंट की जाती है ग्राम पर 100 ml ब्लड से। अब 1 ग्राम ब्लड एल्कोहल लेवल की अमाउंट क्या होती है? अगर 1 ग्राम ब्लड एल्कोहल लेवल का मतलब क्या होता है, तो 100 ml ब्लड में 1 ग्राम एल्कोहल की अमाउंट को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम करते हैं, अगर हम कम मात्रा में ब्लड एल्कोहल ले लें तो वो तुरंत प्रभाव पड़ती है। मतलब अगर हम कम अमाउंट में ही ब्लड को ले लें, कम अमाउंट में ही अगर हम एल्कोहल का सेवन करें तो वो तुरंत ही एक्सप्रेस कर जाती है, विदिन 15 मिनट में वो अपना असर दिखाने लगती है। अब हम बात करते हैं इस ब्लड के एल्कोहल के सेवन से क्या बैड इंप्रेशन पड़ता है बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर क्या बैड इंप्रेशन पड़ता है एल्कोहल के सेवन से, एल्कोहल के इस्तेमाल से। पहली चीज आप देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग दिया है हमने, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। प्यारे, मैं बात करूं अगर नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में बात आती है सबसे पहले सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला पार्ट होता है उसका ब्रेन, और दूसरा पार्ट होता है उसका क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट में जाएं, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, तो उसमें 3 पार्ट होता है, लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 2 पार्ट, पहला पार्ट है सेरिब्रम, दूसरा पार्ट है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस, दूसरे को थैलेमस। पहले को थैलेमस, दूसरे को हाइपोथैलेमस। फिर मिड ब्रेन आती है तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पहला वर्ड, और दूसरा होता है सेरिब्रम पेडेंकल। फिर हाइंड ब्रेन की बात आती है तो उसमें आता है क्या, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो हमने छेड़ा क्यों यहाँ पे ब्रेन के बारे में? क्योंकि जब आप शराब का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो नर्वस सिस्टम की पॉड इफेक्ट होती है वो है सेरिबेलम। क्योंकि सेरिबेलम एक ऐसा पार्ट होता है जो बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है, बॉडी को कोऑर्डिनेशन करती है। हम बोलते हैं, बतियाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो बॉडी हमारी स्टेग्नेशन कंडीशन में रहती है, स्थिर रहती है। तो वो कहाँ से होती है? ब्रेन का जो हाइंड पार्ट होता है उसमें पाया जाने वाला सेरिबेलम, जो बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है। अगर हम शराब पीते हैं
अगर हम वाइन का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे हमारे बॉडी में जो हाइंड पार्ट का सेरिबेलम है वही डिस्टर्ब होता है, जो जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, लड़खड़ाने लगती है, वोबल कंडीशन में होती है। ठीक, तो शराब पीने से सबसे पहले ब्रेन पर जो सेरिबेलम है वो डिस्टर्ब होती है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो लड़खड़ाने लगती है। ये बात होती है, ये फर्क है किस पे, नर्वस सिस्टम पे। अगर हम सिक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, दूसरा प्रभाव पड़ता है यहाँ सिक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, वो भी ब्रेन में पाई जाती है, और जो फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में ऊपर की तरफ 1 ग्राम से भी कम वजन वाली ग्लैंड होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंटल पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो यहां दिया है पोस्टीरियर पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पहले अगर क्लियर विजन नहीं होगा तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे, बार बार मैं हर वीडियो में कहते हैं कि अगर पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्लियर विजन आएगा, और दूसरी चीज हमारी आवाज को आप ध्यान से सुनेंगे तो भी क्लियर होगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट कहते हैं। इसमें एक हार्मोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन। क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन। एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन की चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, ठीक है, उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। तो वेसोप्रेसिन क्या है, नाम से स्पष्ट है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, बीपी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि ये जो वेसोप्रेसिन है बेटा, ये वेसोप्रेसिन है, ये वेसोप्रेसिन आपके ब्लड वेसल्स को वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करती है, मतलब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ती है, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर आपकी बढ़ती है। ठीक, इसकी कमी से, यानी वेसोप्रेसिन की कमी से, वेसोप्रेसिन की कमी से होता क्या है, आप में जो यूरिन है वो यूरिन डाइल्यूट होता है, यूरिन डाइल्यूट होता है, यानी यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा, यूरिन की मात्रा कम, और ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसको हम डाययूरेटिक या पॉलीयूरिया की कंडीशन कहते हैं, और बीपी आपकी डाउन हो जाती है, बीपी आपकी डाउन हो जाती है। और इसी वेसोप्रेसिन का एक नाम और है, ध्यान रखेंगे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, हार्मोन, या शॉर्ट में बोलते हैं ADH। ध्यान से सुनिए, ये सब टॉपिक कंपटीशन लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है बेटा। ठीक, तो हम ये ध्यान रखेंगे क्या ये अल्कोहल क्या फर्क डालता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इसमें पाया जाने वाला वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये बीपी को इंक्रीज कराता है। क्यों, क्योंकि ये जो होती है ये हार्मोन, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होती है, मतलब ब्लड वेसल को सिकोड़ती है, और जब ब्लड वेसल को सिकोड़ेगी, जब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ेगी तो होगा क्या, ब्लड वेसल को सिकोड़ने के बाद होता है क्या है, बीपी आपकी बढ़ती है नॉर्मल वे में। अगर ये हार्मोन की कमी हो जाती है, इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो बीपी डाउन होगी। क्या होगी, बीपी डाउन होगी, आपके यूरिन में अब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो यूरिन डाइल्यूट होगा और ब्लड आपका गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, वो यूरेटिक डाययूरेटिक कंडीशन कहते हैं, पॉलीयूरिया की कंडीशन कहते हैं, और उसी को रोकने वाला कि डाययूरेटिक कंडीशन ना बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, ADH, जो वेसोप्रेसिन के नाते होता है। तो ये आपका फर्क पड़ता है, प्रभाव डालता है कौन, शराब, इसके सेवन से। फिर आती है बात कैंसर। ज्यादा शराब पीने से कैंसर हो जाता है, आपके मुंह सूखने लगते हैं, आपके लंग्स में कैंसर, लीवर में कैंसर, तमाम सारी बीमारियां इससे होती हैं, कैंसर की कंडीशन। फिर बात आती है लीवर पर क्या इफेक्ट होता है। ध्यान से सुनिए, जनरली कल के पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जनरली जो फूड मटेरियल होता है उसका बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन लीवर में नहीं होता है, लेकिन जब हम शराब पीते हैं तो उसका 90% लीवर का एब्जॉर्प्शन जो है, शराब का एब्जॉर्प्शन जो है वो लीवर में हो जाता है। लीवर ही ज्यादा
वो डैमेज होती है तो जिसमें बनाता क्या है लीवर में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो मेटाबॉलिज्म मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो आप ये जानिए कि जो वाइन होती है, जो शराब होती है, उसका एब्जॉर्प्शन तो आपके स्टमक में होता है, उसका एब्जॉर्प्शन तो स्टमक में होता है 90% और 10% इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन अगर हम उसके मेटाबोलाइट की बात करें, उसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो वो लीवर में होता है। 90% मेटाबॉलिज्म जो होती है लीवर, वो लीवर में ही हो जाती है। बनता क्या वहां पर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा शराब पीने से फैट बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं। फैट बॉडीज इकट्ठी होने से वहां पे फैट जो लीवर की सेल है वो फट जाती है। लीवर की सेल क्या होती है बेटा, फट जाती है। बहुत ज्यादा शराब पीने से होता क्या है, आपके लीवर में क्या होता है, फैट जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल जो है, आपकी जो एथिल अल्कोहल है वो चेंज होती है एस्टल्डिहाइड में, एस्टल्डिहाइड में चेंज हो जाती है। ठीक, इसके बाद और बात करें हम इसके दूसरे प्रभावों की, इसको कई सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। पहली चीज अल्कोहलिक फैटी एसिड। इसके अल्कोहलिक फैटी एसिड में फैट ग्लोब्यूल बनते हैं, फैट ग्लोब्यूल बनते हैं। अगर शराब पीना बंद कर देते हैं तो फैट ग्लोब्यूल का बनना बंद हो जाता है और आपकी लीवर जो है नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। ठीक है, अगर आप बराबर इस्तेमाल करते हैं तो फैट ग्लोब्यूल बनेगा, ठीक है, और उसमें वसाएं बनेंगे और लीवर सेल जो है फट जाती है, लीवर सेल फट जाती है। ये डैमेजिंग कंडीशन होती है। दूसरी चीज अल्कोहल हेपेटाइटिस, ध्यान से सुनिए, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या है यार, ये लीवर सेल में होती है। क्या होती है, लीवर सेल में होती है और बनाती क्या है, रोजी, यहां पे लिखा है हमने, पिंक कलर की स्ट्रक्चर बनाती है, पिंक कलर की स्ट्रक्चर बनाती है और जमाती है। क्या डिपॉजिट होती है, मैलोरी बॉडीज। क्या होती हैं, मैलोरी बॉडीज। लीवर सेल में क्या होती है, पिंक कलर की स्ट्रक्चर। लीवर सेल में पिंक कलर की स्ट्रक्चर, लीवर सेल में पिंक स्ट्रक्चर बनाती हैं और होती क्या है, माइलोरी बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलोरी बॉडी, मैलोरी बॉडी बनती है और इसको हम एल्कोहलिक हैलाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मैलोरी बॉडी को, एल्कोहलिक हैलाइन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहलिक हैलाइन, एल्कोहलिक हैलाइन। और इस एल्कोहलिक हैलाइन से होता क्या है यार, इस एल्कोहलिक हैलाइन से होता क्या है, नेक्रोसिस। क्या होता है, मतलब आपकी जो लीवर सेल है उसकी जो ऊतक है वो डैमेज होती है। मतलब टिश्यू के डैमेज होने की कंडीशन को हम नेक्रोसिस कहते हैं, जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर जिसको हम मैलोरी बॉडीज कहते हैं उसके डिपोजिशन से होती है। फिर एक सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है, बेटा कॉमन नाम सुना होगा आप लोगों ने, एल्कोहलिक सिरहोसिस। क्या, एल्कोहलिक सिरहोसिस। एल्कोहलिक सिरहोसिस क्या अल्कोहल के सेवन से होती है, ये बहुत घातक कंडीशन होती है। क्या होती है, घातक कंडीशन होती है। बहुत ज्यादा शराब के इस्तेमाल से होता क्या है यार, फैटी लीवर बन जाती है। आपके लीवर में फैट बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे होगा क्या, आपके बॉडी में आपकी जो लीवर है वो उसमें नेक्रोसिस यानी उसकी जो टिश्यू है डैमेज होगी। क्या होगी, टिश्यू डैमेज होगी और टिश्यू डैमेज की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। फिर मैं कह रहा हूं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब उस नेक्रोसिस के बाद वहां से बनता क्या है, फाइबर स्कर, छोटे छोटे फाइबर उसके धब्बे बनते चले जाते हैं, जिससे होता क्या है, किडनी फेलियर हो जाती है। क्या हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाती है और फिर उस व्यक्ति की अंत में हो जाती है डेथ। क्या हो जाती है, डेथ। ये है कंडीशन एल्कोहलिक सिरहोसिस। लीथल कंडीशन होती है, घातक अवस्था होती है, फैटी लीवर आपकी फैट बॉडी से जमा हो जाती है जिससे टिश्यू आपकी डैमेज होती है, नेक्रोसिस कंडीशन कहलाती है, फाइबर स्कर कहलाती है। फाइबर स्कर का फॉर्मेशन होता है, किडनी फेलियर होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे, एल्कोहलिक सिरहोसिस। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब हम लेते हैं क्या, इफेक्ट ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। क्या, ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स, मतलब आपके ब्लड वेसल्स और हार्ट पे क्या प्रभाव डालता है, जिससे होता क्या, ज्यादा शराब पिएंगे, इस्तेमाल होगा तो बीपी उसकी हाई होगी और अनेक तमाम सारी बीमारियों का वो सिम्टम दिखाई देने लगता है। इफेक्ट ऑन फीटल डेवलपमेंट, अगर कोई लेडी शराब पीती है, अगर कोई लेडी शराब पीती है तो लेडी शराब पीने के होता क्या है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके यूट्रस में पल रहा जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके बॉडी पे भी वो बैड इंप्रेशन डालता है और आने वाले बच्चे में, आने वाले प्रोडक्ट में भी उसके शराब या वाइन के अंश दिखाई देने लगते हैं। वो बच्चा भी एक तरीके से आप ये कहिए कि जेनेटिकल कंडीशन हो जाती है, जेनेटिकल कंडीशन हो जाती है। एक चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा टॉपिक से मैं हट रहा हूं बेटा, मुझे अच्छी तरीके से याद है कुछ लाइनें हमने पढ़ी थी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई एक किताब है जिसको हम कहते हैं मधुशाला, जिसपे उन्होंने चर्चा की। एकदम टॉपिक से मैं हट चुका हूं, एकदम हिंदी साहित्य पे मैं आ गया हूं। थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा इंटरेस्टेड है, जो कभी हमने पढ़ा था तो वो बता रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मतलब ये कि जब हरिवंश राय बच्चन ने, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला को लिखा और इतना मार्मिक चित्रण किया, किस पर, शराब पर, शराबियों पर, शराब खाने पर और शराब के उस बर्तन पे, तो लोगों ने कहा कि सर आपके बारे में सुना है, उस डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से लोगों ने, पाठकों ने पढ़ा, लोगों ने तो कहा कि सर आपके बारे में सुना कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया है आपने, फिर इस शराब और शराबी और शराब खाने, शराब, शराबी और शराब खाने के मामले में इतना मार्मिक चित्रण कैसे कर दिया आप अपनी किताब मधुशाला में। तो उन्होंने सुंदर से जवाब दिया कि किसने कहा है कि मैं शराब नहीं पिया, शराब नहीं पिया तो क्या हुआ, शराब नहीं पिया तो क्या हुआ, शराब मेरे ब्लड में है, मेरे पुरखे पीते थे और उसी का असर है जो हमने इसका इस तरीके से हमने वर्णन किया अपनी किताब मधुशाला में, शराब, शराबी और शराब खाने के ऊपर या शराब रखने वाले बर्तन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे इसलिए हमने छोड़ दिया बेटा, यहां की टॉपिक है हमारी इफेक्ट ऑन फीटल डेवलपमेंट। बराबर अगर शराब पीते हैं तो आप फीमेल बॉडी में जो आने वाला बच्चा है उस वहां पे भी वो डैमेजिंग कंडीशन में होगा, वहां के उस बच्चे में भी शराब के अंश दिखाई देने लगेंगे। अब इसका एक असर ये होता है कि अगर शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, बहुत कॉमन से चीज, अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि बॉडी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होती है, आपकी सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाती है जो हैंड ब्रेन में पाई जाती है, तो एक्सीडेंट वाली कंडीशन है। अब यहाँ लास्ट में हम चर्चा करना ये चाहेंगे कैसे उसका प्रिवेंशन करें और कैसे उसकी हम कंट्रोलिंग करें, कैसे हम प्रिवेंशन करें और कैसे हम कंट्रोलिंग करें। ध्यान देंगे ये बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र अगर गलत लत में आ गया है, अल्कोहल एब्यूज का एडिक्शन हो गया है उसको, तो हम कैसे उसको बचाएं, कैसे उसको हम बचाएं। तो पहले उसके लिए पॉइंट है, देखिए 4-5 पॉइंट हमने दिया है। अवॉइड अनड्यू एंड पीयर प्रेशर। अब उस कोई भी बच्चा है तो उसको फालतू अनावश्यक दबाव ना दें, अनावश्यक दबाव ना दें। गार्जियन को ये चाहिए कि अनावश्यक दबाव को, अंडर प्रेशर ना रखें, बच्चे को फ्री रखें ताकि वो फ्री मन से काम करे। और जो प्रेशर में आते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, तभी दुनिया भर की फालतू खुराफात की तरफ वो डाइवर्ट होते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे बच्चों को मोस्टली क्या करना चाहिए, खेल कूद में, खेल कूद के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वो सहपाठियों के साथ रह करके और उसका दिल भरा रहा, फालतू चीजों में दिमाग न लगाए। ठीक, दूसरी चीज ये होती है कि रिड्यूस एजुकेशन एंड काउंसलिंग, मतलब बच्चे के मेंटल लेवल के अनुसार, बच्चे की जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा दिया जाए। जिस स्तर का बच्चा है, जिस स्तर का बेटा है, बेटी है, उसको उसी लेवल के अनुसार शिक्षा दिया जाए। अगर उसकी आईक्यू कम है तो कम बोझ वाला उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया जाए ताकि वो उसी में बेहतर करे। ठीक है ना। होता क्या है, बच्चा करना कुछ चाहता है, पेरेंट्स लोग कुछ चाहते हैं कि हम, हमारा बच्चा ये बनाए, हमारा बच्चा वो बनाए, हमारा बच्चा ये सब्जेक्ट पढ़े, हमारा बच्चा वो सब्जेक्ट पढ़े, और बच्चा चाहता है कुछ दूसरा। तो वहीं पे मन कुंठित हो जाता है, दिमाग कुंठित हो जाता है। दिमाग कुंठित मन से कुछ नहीं होता है, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं, तो वो फिर कुसंगत में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और शराब वगैरह के इस्तेमाल में
लग जाता है। तो उस पेरेंट्स को ये चाहिए कि फालतू जो है उसके ऊपर प्रेशर ना बनाए, जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है उसी में उसको लेने दें, उसी में वो बेहतर करेगा और आपका नाम रोशन करेगा। ये पेरेंट्स के लिए है। दूसरी चीज, पढ़ते समय बच्चों को खाली किताबी ज्ञान के अलावा और भी खाली किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, उनको किताबी ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, गीत, संगीत, नाटक जो विद्यालय में होते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उसमें भी बराबर भाग लेते रहना चाहिए, ताकि वो अन्यत्र किसी गलत लत में ना जाए और उसका दिल बहलता रहे। और दूसरी चीज, अपने बच्चों को गार्जियन के लिए है ये लुकिंग डेंजर साइन। लुकिंग डेंजर साइन, अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए, बराबर गाइडेंस देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में कहीं कुछ ऐसे गलत लत के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, सिगरेट, धूम्रपान या सिगरेट या हम गलत नशीली पदार्थों का सेवन करने के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। तो बराबर उनको केयर एंड ट्यूरिंग करनी चाहिए गार्जियन को बच्चों में, ताकि वो शुरू से देखते रहेंगे, गाइडेंस बनाए रहेंगे अपना देख रेख, तो बच्चे गलत लत में नहीं जा पाते हैं। ये गार्जियन के लिए है लुकिंग डेंजर साइन। फिर अगर मान लेते हैं कोई बच्चा उससे पीड़ित हो गया है, गलत लत में आ गया, शराब वगैरह का इस्तेमाल करता है, तो अपने सहपाठियों से या अपने समकक्षियों से, अपने अध्यापक से उस पर सलाह लेना चाहिए कि क्या किया जाए उसके लिए, ताकि उस चीज से छुटकारा मिले। अपने साथियों से, अपने पेरेंट्स से, उस बच्चे के लिए जो एडिक्ट हो गया है, जो अल्कोहल का एडिक्ट हो गया है, उस बच्चे को अपने साथियों से, अपने सहपाठियों से, अपने अध्यापक से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से भी उसको सलाह ले करके लेना चाहिए, ताकि उस चीज से उसको सलाह दे करके उस चीज को छुटकारा देने में उस लोग मदद करें। फिर इसके बाद प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। फिर भी अगर कोई बच्चा एडिक्ट हो गया है, अल्कोहल एडिक्ट हो गया है, तो उसके लिए मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। और तमाम भारत में कुछ ऐसी चीजें बनी है, रिहैब सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र, उस नशा मुक्ति केंद्र में उसको एडमिट कराना चाहिए। तमाम सारे नर्सिंग होती हैं उसमें और सलाह दी जाती हैं। तो रिहैब सेंटर में रखने पर क्या होता है, वो बच्चा धीरे धीरे जो अल्कोहल की एडिक्ट है वो उससे छुटकारा मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसको प्रिवेंशन और कंट्रोल हम कर सकते हैं। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, दूसरा है रिड्यूस एजुकेशन एंड काउंसलिंग, तीसरा को करिकुलर एक्टिविटीज, फिर चौथा होगा लुकिंग डेंजर साइंस, फिर पांचवा होगा सीकिंग एडवाइस फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर्स, छठवां होगा प्रोफेशनल एंड हेल्प, मेडिकल हेल्प। तो प्यारे, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल एब्यूज, या हम ये कहें एल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की पार्ट बी, जो अल्कोहल की पूरी टॉपिक खत्म हुई। अब हम ये देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का जो लेसन नंबर 8 है, जिसको हम कहते हैं हेल्थ एंड डिजीज, ये पूरी टॉपिक खत्म हो गई। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले लेसन में हम नई वीडियो लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर बने रहने के लिए अगर पूरा टॉपिक लेना है तो वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।